बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं कभी भी उस शाम को नहीं भूल सकता जब नहर के किनारे आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए मैं एक सुनसान जगह पर पहुंच गया। सोचों में डूबा हुआ था, इसलिए मुझे पता ही नहीं चला कि मैं वहां कैसे पहुंचा। मगर होश तो तब आया जब वहां किसी लड़की के चीखने की आवाजें सुनी तो मैं बुखला ही गया। ऐसी जगह पर लड़की की चीखें क्यों सुनाई दे रही थी? कहीं कोई चुड़ैल तो नहीं और मैं यहाँ अकेला निकल आया था? ये सोचकर मेरे हल्क में प्यास की शिद्दत से कांटे चुभने लगे। हालांकि सर्दियों का मौसम था और अब शाम तकरीबन रात में ढल रही थी। मैं वहां से भागने के लिए जैसे ही हरकत में आया तो एक मर्तबा फिर लड़की की आवाज मेरी कानों में पड़ी। वो कह रही थी, बचाओ बचाओ, प्लीज मुझे बचाओ। मैं ये सुनकर रुक गया कि लगता है वाकई कोई लड़की मुश्किल में है। मैं हिम्मत करके यहाँ वहाँ उसे ढूंढने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे एक दरख्त के नीचे एक स्कूटी नजर आई जो जमीन पर पड़ी थी और वहीं से लड़की की हल्की हल्की चीखें और कराहने की आवाजें आ रही थी। मैं भागकर वहां गया और स्कूटी को सीधा किया और उस लड़की को हाथ पकड़कर उठाया तो उसने मेरा शुक्रिया अदा किया और पूछा कि आप कौन हैं? मैंने उसे बताया कि मैं हमजा हूँ। मगर तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे सवाल के जवाब में उसने रोना शुरू कर दिया और फिर कहने लगी, मैं अपनी सहेलियों के साथ यहाँ आई थी और यहाँ हमने स्कूटी पर रेस शुरू कर दी, मगर फिर इनको शरारत सूझी तो वो लोग मुझे अकेले यहाँ छोड़कर चली गई। और जब मुझे अंदाजा हुआ कि वो लोग नहीं हैं यहाँ तो मैंने डर के मारे स्कूटी को तेज चलाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इस दरख्त से टकरा कर गिरी। इस लड़की से वो पहली मुलाकात थी जो एक सुनसान जगह पर हुई, मगर उस वक्त मैं नहीं जानता था कि वही लड़की मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहम हो जाएगी। मेरा नाम हमजा है और मेरा ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से था। अब्बा एक मामूली से क्लर्क थे और सारी जिंदगी थोड़ी सी तनख्वाह में गुजार दी, मगर ऊपर की कमाई का सोचा तक नहीं। अम्मी कभी कभी हालात से तंग आकर अब्बा को कह देती कि कुछ कमाई का सोचो, मगर अब्बा हमेशा अम्मा को ईमानदारी का दर्स देकर चुप करवा देते। मैं अम्मा अब्बा की इकलौती औलाद थी जो जिंदा बच गई, वरना मुझसे पहले अम्मा अब्बा के यहाँ 3 बच्चे पैदा हुए थे जो चंद दिन जिंदा रहकर फौत होते रहे और फिर 3-4 साल तक कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं इस दुनिया में आ सकता हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि अल्लाह के हाथ देर है अंधेर नहीं। मेरी अम्मा जब उम्मीद से हुई तो उस वक्त उनकी शादी को 11 साल गुजर चुके थे और मैं उनकी जिंदगी में बहार बनकर आया था। वो मुझसे इतना प्यार करती थी कि हर वक्त मुझे अपनी आंखों के सामने रखती और अब्बा का भी यही हाल था। अब्बा मुझ पर अपनी जान निछावर करते और मेरी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करते थे। जब मैं स्कूल जाने लगा तो अब्बा ने मेरी हर जरूरत का ख्याल रखा। वो चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, मगर उनकी माली हालात इस चीज की इजाजत नहीं देते थे। इसके बावजूद उन्होंने मुझे प्राइवेट स्कूल में तालीम दिलवाई। मुझे अच्छी तरह याद है जब मेरा एडमिशन मैट्रिक में होना था तो अब्बा ने अपनी साइकिल बेचकर मेरा दाखिला करवाया था। इसके बाद अब्बा ने अपनी जॉब से वापसी पर एक दोस्त की दुकान पर बैठना शुरू कर दिया कि 4 पैसे वहाँ से मिल जाया करें तो मेरी फीस का बंदोबस्त होता रहेगा। अब्बा सुबह को नौकरी पर जाते और शाम को वहीं से अपने दोस्त की दुकान पर जा बैठते। रात के 10-11 बजे तक वहाँ वक्त देते और फिर घर आकर खाना खाते और आराम करते थे। अब्बा की मदद की खातिर अम्मा भी सिलाई का काम करने लगी थी, जबकि अब्बा ने अम्मा को काफी रोका, मगर अम्मा ने अब्बा से कहा कि इसमें कोई बुराई नहीं और मैं अपनी मर्जी से ही करती हूँ। पर अब्बा के मना करने की बहुत अहम वजह थी, वो ये कि अम्मा की नजर बहुत कमजोर हो गई थी और अब्बा नहीं चाहते थे कि अम्मा की नजर पर मजीद असर पड़ता। पर हालात ऐसे थे कि दोनों ही अपनी जगह मजबूर थे। मैं इनको जब ऐसे मशीन की तरह काम करते देखता तो मुझे बहुत दुख होता था, मगर मैं उस वक्त मजबूर था। इसी तरह वक्त का पहिया चलता रहा और मैंने कॉलेज में दाखिला ले लिया। अम्मा अब्बा की मेहनत की कमाई की मुझे बहुत कदर थी, इसलिए मैं पढ़ाई पर बहुत तवज्जो देता और मेहनत करता था। लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। मैं इंटर में था जब एक क़यामत मुझ पर टूटी,
जिसने मेरी माँ को भी हिला कर रख दिया। मेरे अब्बा डबल काम करने की वजह से बहुत बीमार और कमजोर होते जा रहे थे। फिर एक दिन ये कमजोरी इस हद तक पहुंच गई कि इनके खून की शदीद कमी हो गई, जिसकी वजह से दिल और गुर्दों ने अपना काम करना छोड़ दिया और अब्बा एक दिन हमें छोड़कर खाल के हकीकी से जा मिले। अब्बा का यूं चले जाना मेरे और अम्मा के लिए सबसे बड़ा झटका था, जिसने हमें यकदम बेआसरा कर दिया। अब्बा का 2 मरले का मकान था जो अब्बा ने पहले ही मेरे नाम कर दिया था। इसी में हम रहते थे। अब इस 2 मरले के मकान में सिर्फ 2 लोग थे जो जिंदगी को घिस घिस कर गुजार रहे थे, क्योंकि अब्बा के जाते ही इनके दोनों काम भी खत्म हो गए थे, जिससे कोई आमदनी का जरिया ही ना रहा। अम्मा की सिलाई मशीन की खड़-खड़ से ही घर में आवाज थी और चूल्हा जल रहा था, मगर अम्मा को दिन रात सिलाई करते हुए देखकर मेरा दिल भी जलता था। मैं चाहता था कि मेहनत मजदूरी कर लूं, कोई भी काम कर लूं, मगर अम्मा इस बात पर बिल्कुल भी नहीं मानती थी कि मैं पढ़ाई छोड़कर कामों में लग जाऊं। मैं अम्मा को समझाने की कोशिश करता तो वो रोने लग जाती कि अगर तेरा बाप जिंदा होता तो क्या तुझे कॉलेज से हटा लेता। मैं अम्मा की बातें सुनकर अपने आंसुओं को अपने अंदर ही उतार लेता। पढ़ने में दिल लगाने की कोशिश करता, मगर मेरा ना दिल लगता था ना जहन काम करता था। हर वक्त फिक्र और सोचों ने मेरे अंदर बसेरा कर लिया था। अब्बा की वफात को जब 2 माह गुजर गए और घर में आहिस्ता आहिस्ता सब राशन पानी खत्म हो गया, तो अब नौबत यहाँ तक आ पहुँची कि मैं और अम्मा मुश्किल से 2 वक्त खाना खाते थे और अम्मा की दवाइयाँ लेने के पैसे तो बचते ही नहीं थे। वो तो शुक्र है घर अपना था, वरना पता नहीं क्या होता। एक दिन अम्मा मशीन पर बैठी सिलाई कर रही थी कि अचानक अम्मा को चक्कर आने लगे और उसने मुझे आवाज दी। मैं किताब में सर दिए बैठा था, मेरे इंटर के इम्तिहान थे। अम्मा की आवाज सुनकर जल्दी से अम्मा के पास गया तो वो चारपाई पर ऐसी पड़ी थी जैसे इसमें जान ना हो। ये देखकर मेरी रूह कांप गई। मैंने जल्दी से अम्मा को हिलाया और पानी लेकर पानी के छींटे अम्मा के मुंह पर मारे। अम्मा को होश आ गया तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अम्मा को इसी वक्त सरकारी अस्पताल लेकर गया, मगर जितनी ख्वारी का सामना करना पड़ा, उसके बाद मैंने फैसला कर लिया कि अम्मा जो मर्जी कहे, जिसके भी वास्ते दे, मगर अब मैं काम करूंगा और अगर अल्लाह ने चाहा तो अपनी तालीम भी जारी रखूंगा। 4 घंटे अस्पताल में ख्वार होने के बाद जब हम घर आए तो किचन में खाने को कुछ नहीं था। मुझे बहुत रोना आ रहा था, मगर ये रोने का नहीं, हिम्मत करने का वक्त था। मैंने अम्मा को बिस्तर पे लटाया और अपना लैपटॉप उठाकर बाहर चला गया। मार्केट में जाकर लैपटॉप बेचा और राशन के साथ कुछ खाने को लिया। अम्मा की दवाएं ली और घर जाकर अम्मा को अपने हाथ से खाना खिलाकर दवा दी। अम्मा रो रही थी कि मुझे अपना लैपटॉप बेचना पड़ गया, मगर मैं अम्मा से कहने लगा कि मैं अम्मा के बाद आपको नहीं खो सकता। ये सुनकर अम्मा ने मुझे सीने से लगा लिया। इसके बाद मैंने अम्मा से नौकरी की बात की और वादा किया कि अपनी पढ़ाई भी जारी रखूंगा। अम्मा ने जैसे तैसे मुझे काम करने की इजाजत दे दी। मैं उसी वक्त मार्केट निकल गया और कई दुकानों पर बात करने के बाद मुझे सुबह से शाम तक का काम मिला। मेहनत और वक्त बहुत ज्यादा था इस नौकरी में, मगर मुझे उस वक्त अपना घर चलाना था। मैंने उस्ताद से बात कर ली कि अपनी पढ़ाई जारी रखूंगा, जिसके लिए मुझे किसी दिन छुट्टी करनी होगी या आधा दिन बाद आऊंगा। तो वो मान गए। मेरी तनख्वाह इतनी थी कि राशन और बिल देने के बाद कुछ पैसे हाथ में रह जाते, जिससे कुछ दिन ही सही खाना तो पकेगा। इसलिए मैं ये काम करने को दिलो जान से राजी था। अगले दिन से काम पर जाने लगा और रात को पढ़ता। जिस दिन पेपर होता उस दिन हाफ डे दुकान पर लगाता और पेपर खत्म होने के बाद मैंने ट्यूशन के लिए काम देखना शुरू कर दिया और जल्द ही मुझे प्राइमरी क्लासों के बच्चों की ट्यूशन मिल गई। मेरा सारा दिन दुकान पर काम करते और दुकान से छुट्टी होने पर वहीं कपड़े बदलता और ट्यूशन पढ़ाने चला जाता। अब मुझे तसल्ली थी कि मेरी फीस का बंदोबस्त हो जाएगा, मगर इसके बावजूद मैंने 2 जगह ट्यूशन शुरू कर दी और रात को 7-8 बजे घर जाता और अम्मा को सिर्फ अच्छी अच्छी खबरें सुनाता ताकि वो परेशान ना हो। जब मुझे काम करते और ट्यूशन पढ़ाते 1 माह गुजर गया तो मुझे पहली तनख्वाह और फीस मिली। मैं बहुत ज्यादा खुश था और मैंने अपनी पहली कमाई अम्मा को दी तो वो खुशी से रोने लग गई। अब मैंने अम्मा को कपड़े सीने से रोक दिया था। मैं नहीं चाहता था कि अम्मा की तबीयत मजीद खराब हो।
दिन गुजरने लगे और जब तक मेरा नया दाखिला होना था मैंने फीस जमा कर ली। अब मैं डॉक्टर तो नहीं बन सकता था, मगर मैंने बिजनेस की तालीम लेना शुरू की और 2 साल गुजरने पर जब मैंने पहली मर्तबा जॉब के लिए अप्लाई किया तो एक छोटी सी कंपनी में मुझे मुलाजमत मिल गई। ये मेरी कामयाबी की तरफ पहला कदम था। अम्मा के इंतकाल को भी अब तो 1 साल पूरा होने वाला था। मुझे बहुत दुख था कि मेरी कामयाबियों का सफर शुरू होने से पहले ही मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए थे, मगर वो मुझे जीने का हुनर दे गए थे। मैं मेहनत करना और अपने जोरे बाजू पे आगे बढ़ना सीख चुका था और आज जब नहर के किनारे सोचों में डूबा हुआ चलता जा रहा था तो उस सुनसान जगह पर पहुंच गया जहां मेरी मुलाकात नादिया से हुई थी। नादिया की स्कूटी को वहीं लॉक करके अपनी बाइक पर नादिया को मैंने घर तक लिफ्ट दी। इस दौरान उससे थोड़ी बहुत बातचीत भी हुई और जब उसके बंगले के सामने मेरी बाइक रुकी तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि वो इतने अमीर घराने से ताल्लुक रखती थी। मुझे उसने चाय की पेशकश की, मगर मैंने जल्दी का बहाना बनाकर माजरत ले ली। उसने मुझसे मेरा मोबाइल नंबर लिया और अपना मोबाइल नंबर मुझे दे दिया। इसके बाद मैं अपने घर चला गया। ऑफिस में जॉब करते हुए मुझे 6 महीने हो चुके थे, मगर मैं मुतमईन नहीं था। मैं जॉब छोड़ भी नहीं सकता था क्योंकि मुझे तजर्बा और पैसा दोनों चाहिए थे। मैं MBA करके 3रे साल में था। मेरी आंखों में बड़े बड़े ख्वाब थे और दिल में माँ बाप का चेहरा नक्श था। मैं एक दिन ऑफिस से घर आया तो मेरे नंबर पर नादिया की कॉल आई। उस दिन के बाद से बातचीत का सिलसिला चल निकला। वो रोज मुझे कॉल करती, मेरा हाल अहवाल पूछती, मेरे खाने पीने का पूछती। मुझे लगने लगा कि अब मेरी दुनिया में वही है जिसे मेरी थोड़ी बहुत फिक्र है। वो मेरी अच्छी दोस्त बन गई। हम मैसेजेस में भी एक दूसरे से राब्ता रखते और कॉल तो रोज रात को लाजमी होती। मुझे काफी टाइम बाद कोई ऐसा दोस्त मिला था जिसने मेरी तन्हाई को बांट लिया था और वह मेरे बारे में सब जानती थी। मैं भी उसे काफी हद तक जान चुका था। हमारी बातचीत और दोस्ती को 2 माह गुजर गए थे। इस दौरान हम 2 हफ्ते बाद कहीं किसी पार्क या होटल में खाने या चाय पर मिल लेते। मगर एक दिन उसने मुझे अपने पापा का विजिटिंग कार्ड थमाया और कहने लगी कि पापा को ऑफिस में मैनेजर की जरूरत है, तुम लाजमी पापा से बात करो। मैंने खामोशी से कार्ड पकड़ लिया तो वो समझ गई और जल्दी से बोली कि फिक्र मत करो, पापा को मैंने नहीं बताया कि तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए तसल्ली से जॉब के लिए अप्लाई करो। मुझे यकीन है तुम्हें ये जॉब मिल जाएगी क्योंकि तुम बहुत काबिल इंसान हो। मैंने नादिया के दिए कार्ड पर लिखा एड्रेस देखा और अगले दिन ऑफिस जा पहुंचा। उसी दिन मुझे इंटरव्यू भी देना था। इस तरह नादिया के पापा से मेरी पहली मुलाकात हुई और मेरी खुशनसीबी थी कि शहर के इतनी बड़ी कंपनी में मुझे मैनेजर की जॉब मिल गई। नादिया के पापा मिस्टर बुरहान की बातों और अंदाज से मुझे यकीन हो गया कि नादिया ने सच कहा था कि उसके पापा मुझे नहीं जानते। इसलिए मुझे बेहद खुशी हो रही थी कि मुझे मेरी काबिलियत पर इतनी बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई है, वो भी तब जब मेरा MBA मुकम्मल हुआ ही नहीं था। मैंने ऑफिस से निकलते ही नादिया को कॉल की और आइसक्रीम खिलाने के लिए बुलाया। अगले दिन से मेरा ऑफिस शुरू हो गया। मैंने दिल लगाकर काम करना शुरू किया और 15 दिन में ही बुरहान साहिब मेरे काम से मुतासिर होने लगे। मैंने उनसे इजाजत ले ली कि मुझे हफ्ते में 2 दिन यूनिवर्सिटी जाना है, लेकिन मैं अपने काम में हर्ज नहीं आने दूंगा। वो मान गए और मुझसे बहुत खुश थे कि ऐसे नौजवान आजकल नहीं मिलते जो जिंदगी में संजीदगी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और महीने बाद ही मुझे ऑफिस की तरफ से नया फ्लैट और कार मिल गई। नादिया मेरी इस कामयाबी पर मुझसे ज्यादा खुश हुई। उस दिन मुझे अम्मा अब्बा बहुत याद आए। काश वो जिंदा होते तो देखते कि उनकी दुआएं और मेहनत कैसे रंग ला रही है। ऑफिस में जॉब चल रही थी और यूनिवर्सिटी का आखिरी साल भी शुरू हो गया था। एक दिन मुझे बुरहान साहिब ने अपने ऑफिस में बुलाया। जब मैं गया तो उन्होंने मुझे सीट पर बैठने का इशारा किया और कहने लगे कि बरखुरदार, मुझे तो आज मालूम हुआ है कि आप हमारी इकलौती बेटी नादिया के बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैंने एक नजर उनकी जानिब देखा तो वो मुस्कुरा रहे थे। उनके चेहरे पर कोई नागवार तासुर नहीं था। मैंने उनसे कहा कि जी, नादिया बहुत अच्छी लड़की है और मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूँ।
मेरी बात पर बुरहान साहब ने कहा कि आप खुद भी बहुत अच्छे और काबिल इंसान हैं और आप जैसे मुखलिस दोस्त नसीब वालों को मिलते हैं। मैं थोड़ा हैरान सा बुरहान साहब के ऑफिस से बाहर आ गया। मुझे नादिया ने बताया था कि उसका कोई बहन भाई नहीं है और मम्मा का इंतकाल भी 2 साल पहले हो चुका है। इतने बड़े घर में वो और उसके पापा अकेले रहते थे। असल में बुरहान साहब की कपड़े की 2 फैक्ट्रियां थी, लेकिन मैं कभी फैक्ट्री नहीं गया था क्योंकि मेरा काम ऑफिस तक महदूद था। बुरहान साहब को पता चला कि मैं उनकी बेटी का दोस्त हूँ, इसके बावजूद उनके रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई। वो पहले की तरह मुझसे काम की बात करते और कभी कभी गपशप लगा लेते थे। मैं अपनी जिंदगी से मुतमईन और खुश था। एक रात मैं नादिया से फोन पर बात कर रहा था। उसने जो मुझसे कहा वो मेरी सोच से बहुत आगे था। वो कहने लगी कि पापा तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं और मुझे कहते हैं कि तुम्हारी शादी किसी ऐसे ही इंसान से होनी चाहिए जो हमजा जैसा हो। मैं नादिया की बात सुन रहा था, मगर जो उसने कहा उस पर मैं उछल पड़ा। वो कहने लगी कि मैंने पापा को कह दिया कि मेरी शादी हमजा से ही कर दें और पापा तैयार हो गए हैं। अब वो जल्द ही तुमसे बात करेंगे तो तुम इनकार मत करना। मैं नादिया की बातें सुन तो रहा था, मगर मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि शहर का जाना माना बिजनेसमैन अपनी इकलौती बेटी की शादी मुझ जैसे आम लड़के से भला क्यों करेगा। मुझे लगा कि नादिया मजाक कर रही है, मगर कुछ दिन बाद ही उसकी बात सच साबित हुई। बुरहान साहब ने एक दिन ऑफिस के बाद मुझे अपने पास रोक लिया और कहा कि कहीं बाहर चाय पीने चलते हैं, फिर घर चले जाना। के दौरान उन्होंने कहा कि हमजा कि मैं तुम्हारी काबिलियत और जहानत से बहुत मुतासिर हूँ, मगर इससे भी ज्यादा मुझे तुम इसलिए पसंद हो क्योंकि तुम्हारी तरबियत बहुत अच्छी है। यकीनन तुम्हारे वालिदैन बहुत नेक सीरत इंसान होंगे। मैं उनकी बातें तवज्जो से सुनता रहा। जब उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि जिंदगी के इस सफर में तुम नादिया का हाथ थाम लो ताकि मुझे ये फिक्र न रहे कि मेरे मरने के बाद मेरी बेटी का क्या होगा, क्योंकि उससे शादी करने के लिए अमीर से अमीर तरीन लड़के मौजूद हैं, मगर वो सब सिर्फ मेरे बिजनेस की वजह से नादिया से शादी करना चाहते हैं। इसलिए मैंने यही फैसला लिया है कि नादिया की शादी तुम्हारे साथ कर दूं। मैं हैरान होकर बुरहान साहब की बातें सुन रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इनको क्या जवाब दूं, क्योंकि मुझे कोई लालच नहीं था, ना इनके बिजनेस से कोई मतलब था, बल्कि सच तो ये था कि मैं खुद नादिया को पसंद करता था। इसलिए मैंने बुरहान साहब को इनकार नहीं किया और अपना सर झुका लिया। वो बहुत खुश हुए और उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। कुछ दिन बाद अंकल ने मेरी और नादिया की शादी तय कर दी और एक पार्टी में अनाउंस कर दिया। मैंने महसूस किया कि कई लोगों के चेहरे उतर गए हैं। मैं समझ गया कि नादिया से शादी के कई लोग ख्वाहिशमंद थे। ये सब मेरे लिए नाकाबिले यकीन था। मुझे ऐसा लगता जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ, मगर ये सब हकीकत थी। और सच कहूँ तो मैं ख्वाब में भी ये नहीं सोच सकता था। फिर 2 महीने बाद हमारी शादी होगी। अंकल ने नादिया को शादी के तोहफे में एक खूबसूरत घर दिया, जिसमें शादी के बाद हम रहने लगे, क्योंकि ये नादिया की ख्वाहिश थी, मगर उससे ज्यादा मैंने कुछ कबूल नहीं किया। अंकल बुरहान ने अपनी इकलौती बेटी की तरबियत बहुत अच्छी की थी। इतनी दौलतमंद और खूबसूरत होने के बावजूद उसमें जरा सा भी गुरूर नहीं था। शादी के बाद मैं नादिया को और अच्छी तरह जान पाया। वो मेरा बहुत ख्याल रखती और घर के कामों में भी बहुत दिलचस्पी लेती थी। मैं और नादिया बहुत खुश थे। शाम को रोज मैं नादिया को उसके पापा के घर ले जाता, क्योंकि वो बिल्कुल अकेले हो गए थे। मैंने अंकल बुरहान को कई मर्तबा कहा कि वो हमारे साथ रहें, मगर वो कहते थे कि बेटी के घर नहीं रहेंगे। मेरे ऑफिस की वही रूटीन रही। हालांकि मुझे अंकल ने काफी मर्तबा अपनी सीट और जिम्मेदारियां संभालने को कहा, मगर मुझे अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैं उनसे माजरत कर देता। और फिर एक दिन अचानक अंकल बुरहान को हार्ट अटैक हुआ। कुछ दिन वो हॉस्पिटल में रहे और इसी दौरान उन्होंने मुझे ऑफिस और फैक्ट्रियां संभालने का कहा, मगर मैंने उनको तसल्ली दी कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैं दिल से उनके ठीक होने की दुआएं कर रहा था, मगर डॉक्टर ने बताया कि इनके दिल के वॉल बंद थे, जिसका जिक्र उन्होंने नादिया से भी नहीं किया था। कुछ दिन वो हॉस्पिटल में ही एडमिट रहे, मगर इसके बाद उनका इंतकाल हो गया। नादिया तो क्या, मैंने भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। नादिया तो जैसे अपने पापा के जाने पर टूट सी गई थी और मुझे भी बहुत दुख था। मुझे मेरी अम्मा अब्बा की याद आ गई कि वो कैसे मुझसे जुदा हो गए थे। अंकल के सोयम के बाद मैं नादिया को बैरून मुल्क ले गया
ताकि उसका ध्यान बट सके, वरना वो तो बिल्कुल खामोश हो गई थी। हर वक्त गुमसुम सी बैठी रहती थी या रोती रहती थी। 15 दिन बाद जब हम वापस आए तो ऑफिस में काम करने वाले अंकल के पुराने वर्कर्स ने मुझे कहा कि अब आपको ऑफिस और फैक्ट्रियों की जिम्मेदारियां संभाल लेनी चाहिए, क्योंकि आप ही वो हैं जो ये संभाल सकते हैं, या फिर ये जिम्मेदारी नादिया साहिबा लेंगी। मैंने उनसे कहा कि मैं नादिया से मशवरा करके बताऊंगा। फिर जब मैं घर गया तो मैंने नादिया से बात की। वो कहने लगी कि उसे बिजनेस की कोई सूझबूझ नहीं है, इसलिए ये जिम्मेदारी तुम्हें ही संभालनी होगी। मैंने ऑफिस संभाल लिया और 1 हफ्ते बाद फैक्ट्री का चक्कर लगा लिया तो वहाँ कुछ बहुत अजीब सा देखने को मिला। चूँकि ये फैक्ट्री कपड़े की थी, इसलिए यहाँ बहुत काम था जो आसानी से औरतें भी कर सकती थी। मगर मुझे वहाँ एक हैरान कुन मंजर देखने को मिला। वहाँ एक बड़े से हॉल में बहुत सारी खवातीन काम कर रही थी, मगर वह सब की सब बूढ़ी खवातीन थी। मैं बहुत हैरान हुआ कि मेरे ससुर ने बूढ़ी खवातीन को क्यों काम पर रखा हुआ है। मैं कुछ देर वहाँ खड़ा उन खवातीन को देखता रहा। सब बड़े लगन से काम कर रही थी। उनकी उम्रें तकरीबन 45 से 65 साल तक की होंगी। कुछ खवातीन जो ज्यादा उम्र की थी वो एक तरफ कुर्सियों पर बैठी बातों में मसरूफ थी। हाल में कुछ नातिया कलाम हल्की हल्की आवाज में चल रहा था। मैं चूँकि एक तरफ खड़ा था इसलिए किसी ने मुझे नहीं देखा, मगर जैसे ही इनको मालूम हुआ कि मैं वहाँ खड़ा हूँ, वो सबके सब काम छोड़कर मेरी तरफ देखने लगी। जब मेरे मैनेजर ने इनको बताया कि बुरहान साहब की जगह अब मैं इनका दामाद काम करूँगा, तो उन्होंने मुझे सलाम करना शुरू कर दिया। और जो खवातीन एक तरफ बैठी थी वो मेरे पास आई और मेरे सर पे हाथ फेरते हुए मुझे दुआएं देने लगी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या माजरा है। मैंने इनके सलाम का जवाब दिया और मुस्कुराकर इन्हें काम करने को कहा और खुद बाहर चला गया। फैक्ट्री एरिया में बने ऑफिस में जाकर बैठा तो मैंने मैनेजर से पूछा कि ये क्या मामला है। चूँकि मैनेजर वही पुराने वर्कर जो सालों से यहाँ काम कर रहे थे और उनको मैंने मैनेजर की पोस्ट दे दी थी, तो वो सब कुछ जानते थे। जो उन्होंने बताया वो मेरे लिए बेहद हैरानकुन था। वो कहने लगे कि बुरहान साहिब एक बेवा माँ के इकलौते बेटे थे। उनकी माँ ने कपड़े सी कर इनको पाला और पढ़ाया था। वो जमाना सस्ता और अच्छा था, इसलिए इनको जल्द ही एक कंपनी में जॉब मिल गई। और जब तक इनकी तरक्की हुई, इनकी माँ का इंतकाल हो गया और उसके बाद उन्होंने खूब मेहनत की कि कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने अपना आबाई घर बेचकर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और एक छोटी फैक्ट्री की बुनियाद रखी। और उन्होंने बेसहारा और बेवा खवातीन के लिए एक ओल्ड एज होम बनवाया, जहां हर उस औरत को पनाह दी जो अकेली थी। और फैक्ट्री का यह धागा काटने और कट पीस निकालने वाला डिपार्टमेंट इन खवातीन के हवाले कर दिया, ताकि वो खुद को बोझ और बेकार न समझे। यहाँ वो बेवा और तलाकी याफ्ता औरतें भी काम करती हैं, जो अपनी औलाद को अकेले पाल रही हैं। मैं ये सब सुनकर बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ और मुझे अब समझ आया कि अंकल बुरहान का दिल इतना नरम और अच्छा क्यों था। उन्होंने भी मेरी तरह के जमाने के सर्दो गर्म देखे थे, मगर उन्होंने मुझसे कई गुना ज्यादा मेहनत करके ये बिजनेस जमाया था। और मैंने फैसला किया कि मैं इनके हर काम को अपनी आखिरी सांस तक जारी रखूंगा। मैंने मैनेजर के साथ इस ओल्ड एज होम का विजिट किया और अपने साथ नादिया को भी ले गया। वो ये सब देखकर खुश हो रही थी और मुझसे कहने लगी कि ओल्ड एज होम की जिम्मेदारी वो निभाना चाहती है। मैंने खुशी खुशी उसे ये जिम्मेदारी सौंप दी। आज मैं एक कामयाब बिजनेसमैन और 2 बच्चों का बाप हूँ। अंकल बुरहान के बनाए ओल्ड एज होम और तमाम फलाही कामों को इसी तरह से निभा रहा हूँ और अपनी औलाद की तरबियत और परवरिश भी ऐसे ही करना चाहता हूँ जैसे मेरे वालिदैन ने मेरी की और जैसे अंकल बुरहान थे, क्योंकि इंसान की जिंदगी का मकसद यही है कि वो दूसरों के काम आ सके।